नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइव में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और किंग कोबरा। इंस्पेक्टर मनोज और किंग कोबरा। चित्रांकन चित्रक, लेखक आशीष चटर्जी। हेलो, कमिश्नर दयाल स्पीकिंग। कमिश्नर, मैं प्रोफेसर बुंदेला बोल रहा हूँ। ओह प्रोफेसर साहब, आप? क्या बात है, इस समय आपने हमें कैसे याद किया? खैरियत तो है ना? कमिश्नर साहब, आप फौरन मेरे यहाँ आ जाइए। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। क्या मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं इस देश की अमानत आपको सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं प्रोफेसर साहब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं फ़ोन पर सारी बात आपको नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि आपका मुझसे अभी और इसी वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप पता बताइए। पता बताने के बाद प्रोफेसर बुंदेला रिसीवर क्रेडिल पर रख मुड़े और तेज कदमों से चलते हुए अपने स्टडी रूम में दाखिल हो गए। फिर वे एक बुक शेल्फ के निकट जा खड़े हुए। उन्होंने शेल्फ में रखी किताबों के पीछे हाथ डालकर कोई बटन दबाया। बटन दबाते ही शेल्फ एक ओर को खिसक गई और दीवार में एक आला सा नजर आने लगा। आले में एक 12 इंच ऊंची कांसे की प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति को देख प्रोफेसर के होठ बरबस ही बुदबुदा उठे। जब तक यह मूर्ति यहाँ रहेगी, मेरी जान को खतरा बना रहेगा। आज मैं इसे कमिश्नर साहब के सुपुर्द कर निश्चिंत हो जाऊंगा। तत्पश्चात प्रोफेसर ने गहरी सांस छोड़ते हुए मूर्ति आले से निकाल ली और शेल्फ को यथापूर्व कर दिया। इधर ठीक इसी दौरान शहर का बदनाम गुंडा जग्गू प्रोफेसर की नौकरानी चंपा से कह रहा था, मैंने इस दूध में जहर मिला दिया है, इसे पीते ही प्रोफेसर गहरी नींद में सो जाएगा। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना जग्गू दादा? घबरा मत, वह मरेगा नहीं, समझी? समझ गई दादा, समझ गई। लेकिन अब यह लेकिन बीच में कहाँ से आ गया कमबख्त? मेरा इनाम तो तुम देना ही भूल गए दादा। पहले उस प्रोफेसर के बच्चे को दूध तो पिला कर आ, मैं यही तेरा इंतजार करूंगा, जाऊंगा नहीं। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं गई और आई। इतना कह चंपा रसोई से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद जब वह लौटी तो उसके होठों पर विजयपूर्ण मुस्कुराहट नाच रही थी। उसे देखते ही जग्गू बोला, काम हो गया? दूध पी लिया उसने? पी लिया और सो भी गया। अब निकाल मेरा इनाम। जग्गू 100 के नोटों की एक गड्डी चंपा की हथेली पर रखता हुआ चेतावनी भरे स्वर में बोला, यह राज राज ही रहना चाहिए। अगर मेरा नाम तेरी जुबान पर आया तो तेरी खैर नहीं, समझी? फिक्र मत करो जग्गू दादा, चंपा मर जाएगी पर तुम्हारा नाम जुबान पर नहीं आने देगी। शाबाश, अब तो आराम कर, मैं अपना काम निपटा कर पतली गली से निकल लेता हूँ। इतना कह जग्गू मुस्कुराता हुआ रसोई से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद जग्गू प्रोफेसर के कमरे में खड़ा था। अरे, बिस्तर तो खाली है, यह प्रोफेसर कहाँ चला गया? तभी अचानक लाइट गुल हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। जग्गू ने टॉर्च निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला ही था कि उसे अपने समीप हल्की सी आहट सुनाई दी। उसके मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी, परंतु इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सिर पर कहर टूट पड़ा। जग्गू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह लहराकर फर्श पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद जब वह संभल कर खड़ा हुआ तो उसका सिर बुरी तरह झन्ना रहा था। उफ! तभी अचानक बाहर किसी वाहन के आकर रुकने की आवाज़ सुन जग्गू जैसे सोते से जागा। वह लपक कर खिड़की के निकट पहुंच गया और बाहर झांकने लगा। ओह कमिश्नर साहब! कमिश्नर दयाल पर नजर पड़ते ही जग्गू के होश उड़ गए। अगर पकड़ा गया तो खैर नहीं, अब तो यहाँ से फूट लेना ही बेहतर होगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही जग्गू के पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी ही वह कोठी की चारदीवारी फांद कर सुनसान गली में दौड़ा चला जा रहा था। सुबह सुबह कमिश्नर साहब का बुलावा मिलते ही इंस्पेक्टर मनोज भांप गया कि बात जरूर गंभीर है। जब वह तैयार होकर कमिश्नर साहब से मिलने उनकी कोठी में पहुंचा तो वे लॉन में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बैठो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मनोज के बैठते ही कमिश्नर दयाल गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई खास बात सर? हाँ, खास ही बात है। तत्पश्चात कमिश्नर दयाल रात फोन पर प्रोफेसर बुंदेला से हुई बातचीत का विवरण देते हुए बोले, मैं आधे घंटे के अंदर प्रोफेसर की कोठी पर पहुंच गया था। इंस्पेक्टर दुर्रानी और हवलदार शेर सिंह मेरे साथ थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो प्रोफेसर जिंदा नहीं थे। प्रोफेसर की हत्या हो चुकी थी। किसी ने बहुत करीब से उनके सिर पर गोली चलाई थी। मैंने स्वयं घटना स्थल का मुआयना किया था, परंतु कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उस समय वहां और कौन था सर? कोठी में प्रोफेसर अकेले थे, लेकिन गेट पर दरबान था और प्रोफेसर की नौकरानी चंपा अपने क्वार्टर में सो रही थी।
किसी को भी प्रोफेसर की हत्या की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस रिवॉल्वर से प्रोफेसर की हत्या की गई वह साइलेंसर युक्त था। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, वरना गोली की आवाज़ दरबान जरूर सुनता। इंस्पेक्टर दुर्रानी इसी केस को डील कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह किसी खास नतीजे पर पहुंच पाएगा। प्रोफेसर के हत्यारे और देश की उस अमानत का पता लगाना बहुत जरूरी है। यह काम तुम ही कर सकते हो, इसलिए यह केस मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ठीक है सर, लेकिन इस केस की जांच मैं अपने ढंग से करने की इजाज़त चाहूँगा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन यह केस जल्द से जल्द हल होना चाहिए। फिर इंस्पेक्टर मनोज खड़े होकर बोला, मैं आपको निराश नहीं करूँगा सर, अब मैं इजाज़त चाहूँगा सर। विश यू गुड लक। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज कमिश्नर साहब का अभिवादन कर वहां से चल दिया। कमिश्नर साहब की कोठी से निकलने के बाद इंस्पेक्टर मनोज सीधा थाने पहुंचा और हवलदार वीर बहादुर को साथ ले प्रोफेसर बुंदेला के निवास की ओर चल पड़ा। हवलदार जीप ड्राइव कर रहा था और उसकी बगल में बैठा इंस्पेक्टर मनोज गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे सोच में डूबा देख आखिर हवलदार वीर बहादुर पूछ ही बैठा, सर आप क्या सोच रहे हैं? इंस्पेक्टर मनोज अपनी सोचों से उबरते हुए बोला, हवलदार मैं यह सोच रहा हूँ कि आखिर वह क्या चीज़ थी जो प्रोफेसर बुंदेला कमिश्नर साहब को सौंपना चाहता था। वह कोई भी चीज़ हो सर, पर अब वह हत्यारे के हाथ में पहुँच गई है। यह भी तो हो सकता है कि वह चीज़ अभी कोठी में ही मौजूद हो सकता है कि कमिश्नर साहब के ऐन मौके पर वहां पहुंच जाने की वजह से उसे खाली हाथ ही वहां से भागना पड़ा हो। ओह, अब समझ में आया कि आप मुंशी रहमत अली से मिलने की बजाय उस कोठी में क्यों जा रहे हैं। यह मुंशी रहमत अली कौन है? रहमत अली मिर्जा खानदान का पुराना नौकर है। जब से मिर्जा खानदान के आखिरी वारिस मिर्जा नूर ने वह कोठी छोड़ी है, तब से रहमत अली ही उस कोठी की देखभाल कर रहा है। मिर्जा नूर कहाँ गए? कोई नहीं जानता, वे अचानक कहाँ चले गए। यह कब की बात है? करीब 6 महीने हुए रहमत अली ने मिर्जा नूर के लापता होने की रिपोर्ट इलाके की पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। ओह, तो फिर प्रोफेसर बुंदेला उस कोठी में कैसे रहने लगा? सुना है मिर्जा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हो सकता है कोठी की देखभाल का खर्च जुटाने के लिए रहमत अली ने वह कोठी प्रोफेसर को किराए पर दे दी हो। इसका मतलब प्रोफेसर उस कोठी में ज़्यादा समय से नहीं रह रहे थे और ना ही इस शहर में आए उन्हें ज़्यादा दिन हुए थे। जहाँ तक मैं प्रोफेसर बुंदेला के बारे में जानता हूँ, वे राजस्थान पुरातत्व विभाग के चीफ थे और जयपुर में रहते थे। अपनी बात कहते कहते एकाएक ही एक विचार उसके मस्तिष्क में कौंध गया और उसके होठ बरबस ही बुदबुदा उठे। ओह, समझा, उनके इस शहर में आकर ठहरने का कारण वह चीज ही थी जो वे कमिश्नर साहब को सौंपना चाहते थे। उसकी सोच का सिलसिला तब टूटा जब हवलदार की आवाज़ उसके कानों से टकराई, सर हम मिर्जा नूर की कोठी पर पहुंच चुके हैं। ओह। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज जीप से उतरकर हवलदार वीर बहादुर के साथ कोठी में दाखिल हो गया। लेकिन कोठी के भीतरी भाग की बारीकी से जांच करने के बाद भी जब इंस्पेक्टर मनोज के हाथ कोई क्लू नहीं लाया, तो उसने हवलदार को आदेश दिया, हवलदार तुम नौकरानी चंपा और कोठी के दरबान को यहाँ ले आओ। यस सर। हवलदार तुरंत वहां से चला गया। जब 10 मिनट बाद वह लौटा तो उसके साथ केवल दरबान ही था। नौकरानी को उनके साथ न देख इंस्पेक्टर मनोज ने कठोर स्वर में पूछा, नौकरानी चंपा कहाँ है? वह अपने क्वार्टर में नहीं है सर। फिर वह कहाँ है? मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया सर, उसका कहीं पता नहीं चला। फिर वह कहाँ गायब हो गई? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि वह हत्यारे से मिली हुई थी और उसने खतरा भांप लिया होगा सर, इसलिए वह मौका देख रफू चक्कर हो गई। तुम्हारी बात में दम है हवलदार। हत्यारे को पकड़ने के लिए चंपा का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है। तब इंस्पेक्टर मनोज की पैनी नजरें गोरखे दरबान के चेहरे पर जा गड़ी। दरबान घबराकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं सच कहता हूँ। सच सच बताओ, चंपा कहाँ है? मैं नहीं जानता साहब। तू नहीं जानता तो और कौन जानता है? बता चंपा कहाँ है, वरना मार मार कर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। मुझे मत मारो साहब, मैं कुछ नहीं जानता। तब इंस्पेक्टर मनोज ने दरबान से प्रश्न किया, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? 5 साल होने को आया साहब। और चंपा? वह प्रोफेसर साहब के यहाँ आने के कुछ दिन बाद यहाँ काम पर आई थी साहब। उसको यहाँ काम पर किसने रखा था? मुंशी जी ने रखा था साहब। तुम मुंशी का पता जानते हो? हाँ साहब। ठीक है, तुम हमारे साथ उसके घर चलो। जी साहब। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार गोरखे दरबान के साथ वहां से चल पड़े। उधर एक हॉल नुमा कक्ष में जग्गू रस्सी से जकड़ा दर्द से कराहते हुए कह रहा था, मैं सच कह रहा हूँ किंग, वह मूर्ति मेरे पास नहीं है। हमें बनाने की कोशिश मत कर जग्गू, सच सच बता,
वह मूर्ति तूने कहाँ रखी है? याद रख, किंग कोबरा से धोखा करने वाला कुत्ते की मौत मरता है। रहम किंग, रहम, मैं गद्दार नहीं हूँ। अगर मैं गद्दार होता तो यहाँ क्यों आता? मैं सच कहता हूँ, वह मूर्ति मुझे नहीं मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी योजना कभी फेल नहीं हो सकती। आपकी योजना अनुसार जब चंपा प्रोफेसर को दूध पिलाकर लौटी तो मैं उसके कमरे में पहुंच गया। उसके बाद जग्गू ने किंग को आप बीती सुना दी। जग्गू की बात सुन किंग कोबरा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह भयानक स्वर में बोला, हमारी योजना के मुताबिक चंपा को प्रोफेसर को दूध पिलाकर केवल बेहोश करना था, लेकिन प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। हत्या? हाँ, प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या की गई है। मैं सच कहता हूँ किंग, मैंने प्रोफेसर की हत्या नहीं की है। फिर तो प्रोफेसर की हत्या में चंपा का ही हाथ है। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। वह किसी और से मिली हुई थी। हाँ किंग, अब मुझे भी उसी पर शक हो रहा है। बस आप मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे दीजिए। मैं दूध का दूध, पानी का पानी करके आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने चंपा को हमारे सामने पेश नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर किंग कोबरा के आदेश पर जग्गू को बंधन मुक्त कर दिया गया। तब किंग कोबरा जग्गू को हिदायत देते हुए बोला, जरूरत पड़ने पर तुम हमसे ट्रांसमीटर के जरिए संबंध स्थापित कर सकते हो। यस किंग। उधर इंस्पेक्टर मनोज रहमत अली से चंपा का पता मालूम करने के बाद जब उसके मकान से बाहर निकला तो उसकी आंखों में संदेह के बादल मंडरा रहे थे। वह हवलदार को अलग ले जाकर हिदायत देते हुए बोला, हवलदार, मुझे रहमत दूध का धुला नहीं लगता। तुम दरबान को पुलिस कस्टडी में छोड़ने के बाद भेष बदलकर यहाँ आ जाओ और रहमत पर नजर रखो। मुझे उसकी एक एक गतिविधि की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। समझ गया सर, लेकिन रहमत अली को शक नहीं होना चाहिए। यस सर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।